तो चलिए बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं मूवमेंट के बारे में। देखिए, मूवमेंट को अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो पहले आपको दो वर्ड्स के बारे में अच्छे से समझना होगा, एक स्टिमुलस और एक रेस्पॉन्स। तो पहले समझते हैं कि स्टिमुलस का मतलब क्या होता है। तो बच्चों, स्टिमुलस का मतलब होता है एनी काइंड ऑफ चेंज, किसी भी तरीके के बदलाव को हम स्टिमुलस बुला सकते हैं। अब मैं किस टाइप के चेंज की बात कर रहा हूँ, ये किसी भी टाइप का चेंज हो सकता है। मान लीजिए अचानक से बहुत ज्यादा अमाउंट में लाइट आ जाए तो ये भी एक चेंज है। अचानक से लाइट की इंटेंसिटी में बदलाव हुआ। अचानक से कहीं आपको हाई साउंड सुनाई देने लग जाए तो साउंड में चेंज माना जाएगा। कहीं पर अचानक से टेम्परेचर में कोई चेंज आ जाए तो उसे टेम्परेचर चेंज बोल सकते हैं। ये चेंज टेस्ट से रिलेटेड हो सकता है या फिर ये चेंज स्मेल से रिलेटेड भी हो सकता है कि अचानक से आपको कोई नए टाइप की स्मेल आ रही है तो उसे हम स्मेल में चेंज मान लेंगे। तो कहने का मतलब क्या हो गया बच्चों कि आपके आसपास की दुनिया में हमेशा कुछ ना कुछ चेंज होते रहते हैं, कुछ ना कुछ बदलाव होते रहते हैं और उसी चेंज को हम स्टिमुलस बुलाते हैं। और जब भी हमें कोई स्टिमुलस देखने को मिलता है, कोई चेंज देखने को मिलता है तो हमारी बॉडी उस पर रेस्पॉन्ड करती है, कुछ रेस्पॉन्स दिखाती है। तो शायद बच्चों आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि क्यों यहाँ पर मैं इन दोनों वर्ड्स की बात कर रहा हूँ, स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी रियल वर्ल्ड में कोई भी चेंज होता है, किसी भी तरीके का बदलाव होता है, यानी कि कोई स्टिमुलस देखने को मिलता है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी उस स्टिमुलस पर रेस्पॉन्ड करती है, रेस्पॉन्स दिखाती है। और वो कैसे रेस्पॉन्स दिखाएगी? वो कुछ मूवमेंट शो करेगी। उस मूवमेंट को दिखाकर वो ये बताना चाहती है कि हाँ, मुझे पता चल गया है, कोई स्टिमुलस आया है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मान लीजिए बच्चों, अगर आपकी आईज पर कोई बहुत ज्यादा अमाउंट में लाइट एकदम से फोकस कर दे तो क्या होगा? आपकी आईज जो है वो अचानक से क्लोज हो जाएंगी। तो यहाँ पर एकदम से जो हाई अमाउंट में लाइट आई वो क्या है? स्टिमुलस। अचानक से कुछ बदलाव हुआ, ज्यादा लाइट आने लगी तो ये एक तरीके का चेंज हुआ, लाइट में चेंज। तो इसे हम क्या बुला सकते हैं? स्टिमुलस। और इस स्टिमुलस की वजह से, इस चेंज की वजह से क्या हुआ? अचानक से आपने कुछ रेस्पॉन्ड किया। और आपने क्या रेस्पॉन्ड किया? आपने अपनी आईज को क्लोज कर लिया। तो ये जो आपने आईज को क्लोज किया, इसे हम क्या बुलाएंगे? रेस्पॉन्स। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि जब भी कभी स्टिमुलस आता है, किसी भी टाइप का चेंज होता है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी उस पर रेस्पॉन्ड करती है। इसके अलावा बच्चों चाहें तो एक एग्जांपल और भी ले सकते हैं। अगर आपके पास अचानक से कोई बहुत ज्यादा अमाउंट में साउंड प्रोड्यूस कर दे तो क्या होता है? हम उस साउंड की तरफ देखने लगते हैं कि अरे कहां से आवाज आई, ऐसा होता है। तो जो एकदम से साउंड प्रोड्यूस हुआ उसको मैं क्या मानूंगा? एक तरीके का चेंज, एक स्टिमुलस। साउंड में चेंज हुआ, यहाँ पर हमें एक स्टिमुलस देखने को मिला साउंड के टर्म में। तो हमारी बॉडी ने उस स्टिमुलस पर रिस्पॉन्ड किया, हम उस आवाज की तरफ देखने लगे। तो बच्चों शायद आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी कब रिस्पॉन्ड करती है? जब उसको कोई स्टिमुलस मिलता है, किसी टाइप का चेंज देखने को मिलता है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी उस चेंज पर रिस्पॉन्ड करती है। तो अभी आपने एनिमल्स के केस में तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के मूवमेंट देखे हैं, लेकिन बच्चों मुझे बताइए कि क्या प्लांट्स भी किसी स्टिमुलस पर रिस्पॉन्ड करते होंगे? तो बच्चों इसका जवाब है हाँ, प्लांट्स भी स्टिमुलस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर हम किसी प्लांट को कोई स्टिमुलस दें, किसी भी टाइप का चेंज वहां पर करें, तो क्या होगा? हमारा प्लांट उस पर कोई ना कोई रेस्पॉन्स जरूर दिखाएगा। और वो रेस्पॉन्स आपको किस रूप में देखने को मिलेगा? मूवमेंट के रूप में देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पर हमारा प्लांट कुछ ना कुछ मूवमेंट शो करेगा। इसके अलावा बच्चों यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखनी होगी कि प्लांट को जो हम स्टिमुलस प्रोवाइड कर रहे हैं वो स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस मतलब किसी भी टाइप का चेंज। लेकिन मुझे बताओ कि ये चेंज प्लांट की बॉडी के अंदर हो रहा है या ये चेंज प्लांट की बॉडी के बाहर हो रहा है? मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो स्टिमुलस है वो इंटरनल टाइप का है या एक्सटर्नल टाइप का है? इस पॉइंट को बच्चों बिल्कुल अच्छे से समझ लेना। अगर प्लांट की बॉडी के अंदर किसी टाइप का चेंज हुआ है तो उस स्टिमुलस को आप इंटरनल स्टिमुलस बुलाते हैं। और अगर प्लांट की बॉडी के बाहर किसी टाइप का चेंज हो रहा है तो आप उसे क्या बुलाएंगे? एक्सटर्नल स्टिमुलस। और जब भी प्लांट को स्टिमुलस मिलता है तो क्या होता है? प्लांट रिस्पॉन्ड करता है, कुछ मूवमेंट शो करता है। तो अगर ये स्टिमुलस इंटरनल टाइप का है, यानी कि प्लांट की बॉडी के अंदर ही कोई चेंज हुआ है, तब प्लांट जो रिस्पॉन्स दिखाएगा, जो मूवमेंट दिखाएगा, बच्चों उस मूवमेंट को हम ऑटोनॉमिक मूवमेंट बुलाते हैं। या आप चाहें तो इसे स्पॉन्टेनियस मूवमेंट का नाम भी दे सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर स्टिमुलस एक्सटर्नल टाइप का है, यानी कि प्लांट की बॉडी के बाहर कोई चेंज हो रहा है, उस वक्त हमारा प्लांट जो भी मूवमेंट दिखाएगा, जो भी रेस्पॉन्स दिखाएगा, उस मूवमेंट को हम पैराटोनिक मूवमेंट बुलाते हैं। या आप चाहें तो इसे इंड्यूस्ड मूवमेंट भी कह सकते हैं। बच्चों अभी हमारे कोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पैराटोनिक यानी कि इंड्यूस्ड मूवमेंट के बारे में बात करनी है।
तो चलिए पैराटोनिक मूवमेंट को थोड़ा और ढंग से समझ लें। तो बच्चों, पैराटोनिक मूवमेंट में क्या होता है कि प्लांट के बॉडी के बाहर रियल वर्ल्ड में कोई चेंज होता है, यानी कि जो स्टिमुलस होता है वो एक्सटर्नल होता है, और जब प्लांट को वो एक्सटर्नल स्टिमुलस मिलता है तब प्लांट कुछ मूवमेंट शो करेगा, कुछ रेस्पॉन्स दिखाएगा, और ऐसे मूवमेंट को हमने पैराटोनिक मूवमेंट का नाम दे दिया है। लेकिन बच्चों, मैं आपको बता दूं कि पैराटोनिक मूवमेंट भी दो टाइप के होते हैं, एक डायरेक्शनल और एक नॉन डायरेक्शनल। तो अभी इन दोनों का मतलब क्या है पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, हमारे प्लांट को बाहर से एक्सटर्नल स्टिमुलस मिल रहा है, लेकिन अभी तक हमने इसके बारे में बात नहीं किया है कि ये एक्सटर्नल स्टिमुलस किस डायरेक्शन से आ रहा है। ये ऊपर से आ रहा है कि नीचे की तरफ से आ रहा है, लेफ्ट से आ रहा है कि राइट से आ रहा है। अगर एक्सटर्नल स्टिमुलस की डायरेक्शन से प्लांट के मूवमेंट पर इफेक्ट पड़ रहा है तो इस टाइप के मूवमेंट को मैं डायरेक्शनल मूवमेंट मानूंगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सटर्नल स्टिमुलस किस डायरेक्शन से आ रहा है ये बात बड़ी रिलेवेंट है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं बच्चों, अगर कहीं प्लांट के पास सनलाइट आ रही है तो वो सनलाइट जिस डायरेक्शन से आ रही होगी, कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि प्लांट जो है वो उस तरफ बेंड हो जाता है, उसी तरफ मुड़ जाता है। अब अगर आप इस सनलाइट की डायरेक्शन को बदल दें, ये सनलाइट किसी और डायरेक्शन से आ रही हो, तो हमारा प्लांट उस तरफ बेंड कर जाएगा। हालांकि ये बेंडिंग एकदम से नहीं होती है, ऑन द स्पॉट नहीं होती है, इसे होने में कुछ डेज का टाइम लगेगा, मगर बेंडिंग होगी जरूर। तो इस एग्जांपल से हम क्या समझ पा रहे हैं कि एक्सटर्नल स्टिमुलस यहां पर कौन सा देखने को मिल रहा है, सनलाइट के फॉर्म में, और ये एक्सटर्नल स्टिमुलस जिस डायरेक्शन से आ रहा है हमारा प्लांट उसी तरफ बेंड कर रहा है। तो प्लांट का जो बेंडिंग हो रहा है वो एक तरीके का मूवमेंट है, एक तरीके का रेस्पॉन्स है, और हमारा प्लांट उसी तरफ मूवमेंट दिखा रहा है जिस डायरेक्शन से एक्सटर्नल स्टिमुलस आ रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि इस वाले मूवमेंट में एक्सटर्नल स्टिमुलस की डायरेक्शन मायने रखती है। तो बच्चों, इस टाइप के मूवमेंट को मैंने क्या नाम दे दिया, डायरेक्शनल मूवमेंट, या फिर आप चाहें तो इसको एक और नाम दे सकते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट, या आप इसे शॉर्ट में ट्रॉपिज्म भी बुला सकते हैं। तो जब भी कभी आपको ये वर्ड लिखे हुए दिखे, ट्रॉपिज्म या ट्रॉपिक मूवमेंट या डायरेक्शनल मूवमेंट, समझ जाना कि यहाँ पर प्लांट के उस मूवमेंट की बात हो रही है जहां पर स्टिमुलस बाहर से आ रहा है, एक्सटर्नल है, और उसकी डायरेक्शन को भी हमें ध्यान में रखना होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर एक्सटर्नल स्टिमुलस की डायरेक्शन से प्लांट के मूवमेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है तो ऐसे मूवमेंट को मैं नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट बुलाऊंगा, या आप चाहें तो इसे नेस्टिक मूवमेंट भी बोल सकते हैं। जैसे कि बच्चों, आपने टच मी नॉट प्लांट देखा होगा, छुई मुई का प्लांट। उसकी लीफ को आप किसी भी तरफ से टच कर दें, उसकी लीफ जब बेंड होती है तो वो एक ही तरीके से हमेशा बेंड होंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने उस लीफ को कहां पर टच किया, किस डायरेक्शन से टच किया, उसकी बेंडिंग हमेशा एक ही टाइप की आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो मैंने आपको टच मी नॉट प्लांट का एग्जांपल दिया है, इसमें बताओ एक्सटर्नल स्टिमुलस क्या है, टच। हमने उस लीफ को टच किया, और हमने बाहर से टच किया है, मतलब स्टिमुलस एक्सटर्नल टाइप का है। लेकिन हमने उसको किस डायरेक्शन से टच किया है, किस तरफ से टच किया है, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, उसका मूवमेंट सेम टाइप का हर बार देखने को मिलेगा। तो बताओ ये मूवमेंट कैसा माना जाएगा, नॉन डायरेक्शनल। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम डायरेक्शनल मूवमेंट के बारे में बात करेंगे, यानी कि ट्रॉपिक मूवमेंट को पढ़ेंगे। तो बच्चों, ट्रॉपिक मूवमेंट को पढ़ने से पहले हमें स्टिमुलस के बारे में सोचना होगा कि हम यहाँ पर स्टिमुलस कौन सा लेना चाहते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं लाइट को स्टिमुलस के रूप में लेता हूं, और आप ये बात जानते हैं कि लाइट के लिए फोटो वर्ड यूज किया जाता है। तो हम यहाँ पर ट्रॉपिज्म की बात कर रहे हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट की बात कर रहे हैं, और मैंने एक्सटर्नल स्टिमुलस क्या ले लिया, लाइट। तो मैं इस टाइप के ट्रॉपिज्म को बच्चों फोटो ट्रॉपिज्म बुलाऊंगा। फोटो मतलब लाइट, ट्रॉपिज्म मतलब ट्रॉपिक मूवमेंट की बात हो रही है। तो मान लेते हैं बच्चों, हमारे पास एक प्लांट है और उस पर सनलाइट आ रही है। अब बच्चों, आप ये बात तो जानते हैं कि प्लांट की जो शूट टिप होती है वहां पर ऑक्सिन हार्मोन प्रेजेंट होता है, लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि ऑक्सिन हार्मोन लाइट से दूर भागता है? तो वैसे तो जनरली ऑक्सिन हार्मोन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, लेकिन जब सनलाइट आएगी तो प्लांट शूट के जिस सरफेस पर सनलाइट पड़ेगी उस जगह से ऑक्सिन हार्मोन हट जाएगा और प्लांट शूट के दूसरी तरफ जाकर एक्यूमुलेट हो जाएगा। अब आप ये बात तो जानते हैं ऑक्सिन हार्मोन की मदद से प्लांट की होती है ग्रोथ। तो अभी जिस सरफेस से ऑक्सिन हार्मोन हट गया है उसकी तो ज्यादा ग्रोथ नहीं हो पाएगी, क्योंकि वहां से ऑक्सिन हार्मोन हट गया। लेकिन प्लांट की जिस सरफेस पर ऑक्सिन हार्मोन ज्यादा एक्यूमुलेट हो गया है उस जगह पर ज्यादा ग्रोथ हो जाएगी। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इधर वाले सरफेस की ग्रोथ ज्यादा होगी और इस वाले सरफेस की ग्रोथ बहुत कम होगी। और इस अनइक्वल ग्रोथ की वजह से आप देखेंगे कि आपका जो प्लांट है वो बेंड कर गया है सनलाइट की तरफ। तो बच्चों, क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं कि आपको बेंडिंग कब देखने को मिलती है? जब एक सरफेस ज्यादा ग्रो कर जाती है और दूसरी सरफेस उतनी ज्यादा ग्रो नहीं कर पाती है, तो इस अनइक्वल ग्रोथ की वजह से आपको बेंडिंग दिखती है। तो आपके प्लांट का शूट बताओ किस तरफ बेंड हो गया? जिस तरफ से सनलाइट आ रही है। तो इसे मैं कैसा ट्रॉपिज्म बोलूंगा? फोटोट्रॉपिज्म, क्योंकि लाइट की वजह से हमें यहाँ पर डायरेक्शनल मूवमेंट देखने को मिल रहा है।
तो बच्चों आपने प्लांट में शूट के केस में तो फोटोट्रॉपिज्म देख लिया, लेकिन मैं आपको बताऊं कि प्लांट के रूट भी फोटोट्रॉपिज्म दिखाते हैं। अब बोलो कैसे दिखाते हैं? कि भाई सनलाइट तो ऊपर से आ रही है और प्लांट के रूट वो नीचे की तरफ ग्रो कर रहे हैं। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जिस डायरेक्शन से एक्सटर्नल स्टिमुलस आ रहा है, हमारे प्लांट के रूट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्रो कर रहे हैं। तो डायरेक्शन का इफेक्ट तो यहाँ पर भी पड़ रहा है, तो इसको भी मैं फोटोट्रॉपिज्म बुला सकता हूँ। अब बच्चों जरा मुझे बताओ कि शूट के केस में और रूट के केस में आपने दोनों के केस में फोटोट्रॉपिज्म देखा, लेकिन शायद आपने एक छोटा सा डिफरेंस भी नोट किया होगा। बच्चों प्लांट का जो शूट वाला पार्ट है वो मूवमेंट किस तरफ दिखा रहा है? जिस डायरेक्शन से स्टिमुलस आ रहा है, हमारे प्लांट का शूट वाला पार्ट उसी तरफ बेंड हो रहा है। लेकिन अगर आपने रूट के केस में नोटिस किया हो तो रूट हमारे एक्सटर्नल स्टिमुलस से अवे जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। तो बच्चों इस बेसिस पर मैं ट्रॉपिज्म को पॉजिटिव या नेगेटिव बुला सकता हूं। अगर किसी ट्रॉपिज्म में मूवमेंट स्टिमुलस की तरफ हो रहा है तो ऐसे ट्रॉपिज्म को हम पॉजिटिव ट्रॉपिज्म बुलाते हैं, और अगर किसी ट्रॉपिज्म में मूवमेंट स्टिमुलस से अवे हो रहा है तो ऐसे ट्रॉपिज्म को हम नेगेटिव ट्रॉपिज्म बुलाते हैं। अब यहाँ पर हम किस ट्रॉपिज्म की बात कर रहे हैं? फोटोट्रॉपिज्म की। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि प्लांट के शूट पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म दिखाते हैं और प्लांट के रूट नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करते हैं। तो शायद बच्चों आप ये बात समझ गए होंगे कि मैंने क्यों कहा कि प्लांट के शूट पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म दिखा रहे हैं, क्योंकि वो सनलाइट की तरफ मुड़ रहे हैं, और क्यों प्लांट के रूट नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म दिखा रहे हैं, क्योंकि वो सनलाइट से दूर जा रहे हैं। तो आई होप बच्चों आपको फोटोट्रॉपिज्म का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब बच्चों हम बात करते हैं अपने अगले टाइप के ट्रॉपिज्म के बारे में, जिसका नाम है जियोट्रॉपिज्म। बच्चों यहाँ पर जो जियो वर्ड है वो ग्रेविटी को इंडिकेट कर रहा है, मतलब यहाँ पर हम एक्सटर्नल स्टिमुलस ग्रेविटी को लेने वाले हैं। अब बच्चों एज्यूम करिए कि अगर मैं किसी पॉटेड प्लांट को ऐसे हॉरिजॉन्टली प्लेस कर दूं तो क्या होगा? आफ्टर फ्यू डेज आप नोटिस करेंगे कि उसके शूट दोबारा ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो कर रहे हैं, लेकिन उसके रूट वो नीचे की तरफ ग्रो करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि जो प्लांट का शूट वाला पार्ट है वो ग्रेविटी से दूर जा रहा है, ग्रेविटी से अवे जा रहा है, लेकिन जो प्लांट का रूट वाला पार्ट है वो टुवर्ड्स द ग्रेविटी आ रहा है। तो क्या बच्चों आप यहाँ पर मुझे बता सकते हो कि कौन पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म दिखा रहा है और कौन नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म दिखा रहा है? तो शायद बच्चों आप समझ गए होंगे कि प्लांट का जो शूट वाला पार्ट है वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म दिखा रहा है, क्योंकि वो ग्रेविटी से दूर जा रहा है। लेकिन वहीं पर अगर मैं प्लांट के रूट वाले पार्ट की बात करूं तो वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रहा है, क्योंकि वो टुवर्ड्स द ग्रेविटी आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या हो गया बच्चों कि ग्रेविटी की वजह से भी हमें ट्रॉपिज्म यानी कि डायरेक्शनल मूवमेंट देखने को मिलता है। अब बच्चों हम बात करेंगे अपने अगले टाइप के ट्रॉपिज्म के बारे में, जिसका नाम है हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो बच्चों आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक्सटर्नल स्टिमुलस हम वाटर लेने वाले हैं। तो बच्चों मान लेते हैं कि हमारे पास एक प्लांट प्रेजेंट है और सॉइल में कहीं एक तरफ कुछ अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है। तो बच्चों आप नोटिस करेंगे कि कुछ दिनों बाद क्या होगा कि जो प्लांट के रूट्स हैं वो वाटर की तरफ ग्रो करने लगेंगे। अब बोलो क्यों ग्रो करने लगेंगे? क्योंकि उनको वाटर चाहिए। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हाइड्रोट्रॉपिज्म हो रहा है, वाटर की तरफ प्लांट के रूट ग्रो कर रहे हैं। और ये कैसा हाइड्रोट्रॉपिज्म माना जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो शायद आपके दिमाग में आ गया होगा ये पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म है, क्योंकि यहाँ पर प्लांट के रूट वाटर की तरफ मूव कर रहे हैं। लेकिन बच्चों अगर मैं यहाँ पर प्लांट के शूट वाले पार्ट की बात करूं तो आप देख पा रहे होंगे कि शूट तो ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है, वो वाटर की तरफ नहीं जा रहा, मतलब प्लांट के शूट नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म दिखाते हैं। अब बच्चों हम बात करेंगे अपने अगले ट्रॉपिज्म के बारे में, जिसका नाम है थिग्मोट्रॉपिज्म। बच्चों थिग्मो का मतलब होता है टच, यानी कि यहाँ पर एक्सटर्नल स्टिमुलस टच वाला देखने को मिलेगा। बच्चों आपने नोटिस किया होगा जिन प्लांट की स्टेम बड़ी सॉफ्ट होती है वो क्या करते हैं, वो किसी सपोर्ट के सहारे ऊपर की तरफ ग्रो करने की कोशिश करते हैं। तो उन्हें जहां पर भी टच मिल जाता है, किसी भी चीज का सपोर्ट मिल जाता है, वो उसके चारों तरफ अपने आप को बाइंड अप कर लेते हैं और ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं। तो बताओ यहाँ पर एक्सटर्नल स्टिमुलस कौन सा देखने को मिल रहा है? टच वाला देखने को मिल रहा है। और प्लांट का शूट जहां पर टच हो रहा है उसी जगह पर वो मूवमेंट दिखा रहा है। तो ये ट्रॉपिज्म कैसा माना जाएगा? पॉजिटिव टाइप का थिग्मोट्रॉपिज्म माना जाएगा। अब बच्चों हम ये बात तो जानते हैं कि जो प्लांट के रूट है वो नीचे की तरफ ग्रो करते हैं। अब मान लो नीचे सॉइल में कहीं पर एक बड़ा सा रॉक प्रेजेंट है, तो जैसे ही प्लांट के रूट उस रॉक से टच होंगे तो वो उससे दूर जाने लगेंगे, क्योंकि वो रॉक को क्रॉस तो नहीं कर पाएंगे। तो प्लांट के रूट क्या करेंगे? वो रॉक से अवे मूव करने लगेंगे। तो बताओ यहाँ पर भी टच बेस्ड मूवमेंट देखने को मिला और हमारे जो रूट हैं वो रॉक से अवे जा रहे हैं। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये नेगेटिव टाइप का थिग्मोट्रॉपिज्म है। तो शायद बच्चों आपको थिग्मोट्रॉपिज्म का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ रहा होगा। अब बच्चों हम बात करेंगे अपने लास्ट ट्रॉपिज्म के बारे में, जिसका नाम है कीमोट्रॉपिज्म। अभी कीमो वर्ड का मतलब क्या है? केमिकल, यानी कि यहाँ पर एक्सटर्नल स्टिमुलस कौन सा देखने को मिलेगा? केमिकल। इसको मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। आपने फ्लावर का स्ट्रक्चर तो देखा होगा,
और आप ये भी जानते हैं कि फ्लावर में बीच में एक फीमेल पार्ट होता है जिसे हम कार्पेल बुलाते हैं। अब बच्चों आप ये बात भी जानते हैं कि जो कार्पेल का अपर पार्ट होता है उसे हम क्या बुलाते हैं, स्टिग्मा, और यहीं पर पोलन ग्रेन आकर लैंड करता है। अब बच्चों आप ये बात भी जानते होंगे कि कार्पेल का जो बेस होता है उसे हम क्या बुलाते हैं, ओवरी, और उसी ओवरी में प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर पाए जाते हैं एग सेल। तो बच्चों जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा की सरफेस पर लैंड करता है तब क्या होता है बच्चों, उस वक्त ओवरी एक केमिकल सीक्रेट करती है, और जैसे ही ओवरी केमिकल सीक्रेट करती है क्या होता है, आपको एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता हुआ दिखता है जिसे हम पोलन ट्यूब बुलाते हैं। और बच्चों इसी पोलन ट्यूब से मेल गैमेट्स नीचे की तरफ आते हैं और ओव्यूल तक पहुंचते हैं। तो यहाँ पर भी बच्चों आपको मूवमेंट देखने को मिल रहा है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ, मेल गैमेट नीचे आए, और ये सारा मूवमेंट किस वजह से हुआ, ओवरी ने केमिकल प्रोड्यूस किया इसलिए। तो बोलो ये ट्रॉपिज्म कैसा माना जाएगा, कीमोट्रॉपिज्म। और बताओ ये पॉजिटिव टाइप का कीमोट्रॉपिज्म है या नेगेटिव टाइप का। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि जो ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ है वो केमिकल की तरफ हुआ है, मेल गैमेट भी केमिकल की तरफ आ रहे हैं, मतलब ये पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म है। इसके अलावा बच्चों कभी आप नोटिस करना कि अगर कहीं पर कोई प्लांट लगा हुआ है और सॉइल के नीचे कहीं कोई अगर हार्मफुल केमिकल प्रेजेंट है तो जो प्लांट के रूट्स होंगे वो उस केमिकल से अवे मूव करेंगे, क्योंकि वो केमिकल प्लांट को हार्म कर सकता है। तो इस केस में भी आपको कीमोट्रॉपिज्म देखने को मिलता है, मगर नेगेटिव टाइप का, क्योंकि रूट उस केमिकल से अवे मूव करते हैं। तो बच्चों ये थी ट्रॉपिक मूवमेंट की पूरी कहानी, शायद आपको अच्छे से समझ में आई होगी। बच्चों इसके अलावा हमने एक नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट के बारे में भी बात की थी जिसको मैंने नेस्टिक मूवमेंट का नाम दिया था। इस टाइप के मूवमेंट में एक्सटर्नल स्टिमुलस का डायरेक्शन हमारे लिए मायने नहीं रखता। जैसे कि मैंने आपको टच मी नॉट प्लांट का एग्जांपल दिया था, आप उसको किसी भी तरफ से टच करिए, उसकी लीफ की बेंडिंग हमेशा एक ही तरीके से देखने को मिलती है। मतलब यहाँ पर हम पॉजिटिव या नेगेटिव वर्ड का तो यूज करेंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन का कोई रोल ही नहीं है। अच्छा बच्चों एक बात बताइए, इस टच मी नॉट प्लांट को जब हम टच कर रहे हैं तो क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पर एक्सटर्नल स्टिमुलस क्या है। तो शायद आप समझ गए होंगे कि एक्सटर्नल स्टिमुलस यहाँ पर टच वाला है, यानी कि थिग्मो। तो बताओ इस टाइप के नेस्टिक मूवमेंट को हम क्या बुलाएंगे जिसमें एक्सटर्नल स्टिमुलस कौन सा है, टच वाला। तो बच्चों इसको आप नाम दे सकते हैं थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट, या फिर आप इसको थिग्मोनेस्टी भी बुला सकते हैं। अब बच्चों हमसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये टच मी नॉट प्लांट के केस में जो लीफ है वो कैसे बेंड होती हैं, कैसे ओपन होती हैं, ये कॉन्सेप्ट समझाओ। तो बच्चों अगर आप टच मी नॉट प्लांट की लीफ की तरफ देखेंगे तो वहां पर आपको एक बेस दिखाई दे रहा होगा, उस बेस को हम पल्विनी बुलाते हैं। बच्चों इस पल्विनी के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर काफी अमाउंट में वाटर रहता है, और इसी वाटर की वजह से ये जो पल्विनी है ये थोड़ी सी हार्ड रहती है, और टच मी नॉट प्लांट की लीफ जो है वो बिल्कुल सीधी अपराइट खड़ी रहती है। लेकिन बच्चों जैसे ही आप इस लीफ को टच करते हैं तब उस वक्त जो पल्विनी के अंदर सेल्स प्रेजेंट हैं वो वाटर लूज कर देते हैं, जिसकी वजह से पल्विनी ज्यादा हार्ड नहीं रह पाती है और टच मी नॉट प्लांट की लीफ जो है वो बेंड हो जाती है। इसके अलावा बच्चों मैं नेस्टिक मूवमेंट का आपको एक एग्जांपल और भी दे सकता हूं जहां पर एक्सटर्नल स्टिमुलस लाइट होता है, यानी कि मैं बात कर रहा हूं फोटोनेस्टिक मूवमेंट की। जैसे कि बच्चों आपने डैंडेलियन फ्लावर देखा होगा, वो मॉर्निंग के समय ब्राइट लाइट में तो खिल जाता है, लेकिन जैसे ही इवनिंग का टाइम आता है लाइट की इंटेंसिटी कम होने लगती है, वो फ्लावर दोबारा से बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है। अब इस टाइप के मूवमेंट में बच्चों लाइट किस डायरेक्शन से आ रही है यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बताओ इस टाइप के मूवमेंट को मैं क्या बुलाऊंगा, फोटोनेस्टिक मूवमेंट। तो उम्मीद करता हूं बच्चों कि ये पूरी कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी।